हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास से संबंधित बायोलॉजी और हमने लगभग 8 वीडियो बना लिए हैं। आज हमारा ये 9वां वीडियो है। पिछले 8 वीडियो में हमने शुरू के 3 लेसन जो कि प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं वो कंप्लीट कर लिए। अब प्लांट रिप्रोडक्शन का ये लास्ट और चौथा चैप्टर आ चुका है जिसमें हम पढ़ेंगे जनन की विशिष्ट विधियां। यदि बात की जाए पादपों में रिप्रोडक्शन की तो मूल जनन की जो विधि है या ज्यादातर पादपों में जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का जनन होता है। अब लैंगिक जनन से हटकर यदि कोई विधि है तो उसको हम किसके अंतर्गत शामिल कर रहे हैं? जनन की विशिष्ट विधियों में। यानी वे सभी विधियां जो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करें, लैंगिक जनन की खानापूर्ति करें, तो हम उसे किस में शामिल कर लेंगे? विशिष्ट विधियों में शामिल कर लेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा अलैंगिक जनन, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप। अलैंगिक जनन को भी हम किस में शामिल कर सकते हैं? जनन की इस विशिष्ट विधि में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चौथा लेसन। तो इस चौथे लेसन में जो जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ेंगे वो 4 प्रकार की विशिष्ट विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, दूसरा हम देखेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन, तीसरा जो हम टाइप देखेंगे वो देखेंगे अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, और चौथा देखेंगे, इसमें चौथी अंतिम जनन की विशिष्ट विधि अपने देखेंगे वो होगी असंग जनन। ठीक है, हालांकि ये सभी विधियां एक प्रकार से अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा पहले लेसन में और इसमें। हालांकि हमने पहले लेसन में अलैंगिक जनन पढ़ा था, परंतु वो बिल्कुल उसका एक संक्षिप्त रूप था, एक परिचय था। यहां पर हम थोड़ा हटकर इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम शुरू करें कायिक प्रवर्धन, हालांकि पहले लेसन की बातें भी यहां पर आएंगी लेकिन कुछ विस्तार से। जो हमने पहले लेसन में विस्तार से कर लिया है वो हम यहां पर केवल संक्षिप्त रूप में देखेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जैसे आपके सामने है कायिक प्रवर्धन। तो यदि पहली विधि देखी जाए कायिक परिवर्धन विशिष्ट विधियों में, तो ये कायिक परिवर्धन होता क्या है? कायिक आप जानते हो पादपों में 2 पार्ट होते हैं, लैंगिक भाग और कायिक भाग। लैंगिक भाग पुष्प से रिलेटेड है और बच गए जो जड़, तना, पत्ती, उन तीनों को हम कहते हैं कायिक भाग। यदि पादप के कायिक भागों जैसे जड़, तना और पत्ती के द्वारा यदि जनन होता है तो उस जनन को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? कायिक परिवर्धन के अंतर्गत रखेंगे। और इस कायिक परिवर्धन का अपन ने पूर्ण रूप से विस्तार देख लिया था पहले लेसन में, इसलिए यहां पर अपने विस्तार नहीं करने जा रहे। आप इस प्रकार से समझ लो कि ये जो पाठ है वो पहले लेसन का एक कंप्लीमेंट्री है, एक पूरक पाठ है। जो चीजें हम वहां नहीं पढ़ सके उनको अपन ने यहां पर पढ़ा। ठीक है, तो कायिक परिवर्धन अपन ने पहले पाठ में देख चुके हैं, दोबारा सुन लो। यदि पादप के जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया होती है तो अपने उसे किस में रखेंगे? कायिक परिवर्धन में रखेंगे। क्लियर? इसको अपन कर देते हैं साफ। दूसरी विधि यदि अपन देखें कायिक परिवर्धन के बाद, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन,
ये सूक्ष्म प्रवर्धन ठीक वो विधि है जिसके द्वारा हम क्लोन तैयार करते हैं। हालांकि आप जानते हो अलैंगिक जनन से जो भी संतति प्राप्त होती है उसे अपने क्लोन कह सकते हैं। क्लोन तो आपको बता दिया था पहले पार्ट में क्या होता है कि ऐसी संततियां जो हूबहू आनुवंशिक लक्षणों में और आकारिकी लक्षणों में जनक के समान हो, उस संतति को अपने क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन वो विधि है जिसमें हम संवर्धन माध्यम का उपयोग करते हुए नए पादपों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और इसका महत्व क्या होगा। तो यदि किसी पादप के प्रोटोप्लास्ट, कौन कौन से हिस्से ले सकते हैं अपने संवर्धन में? प्रोटोप्लास्ट, इसके अलावा कोई कोशिका ली जा सकती है, कोई उत्तक लिया जा सकता है। यदि हम किसी पादप के प्रोटोप्लास्ट, कोशिका या उत्तक के द्वारा नया पादप तैयार करें तो उसको अपने क्या बोलेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन। आप सोच सकते हो, ये देखो प्रोटोप्लास्ट, कोशिका और उत्तक, ये तीनों पादप के सूक्ष्म भाग हैं। हमने पादप के बिल्कुल सूक्ष्म हिस्से को लिया और उससे तैयार कर दिया नया पादप, इसलिए इसको कहा सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब है मॉडिफाई करना, एक छोटे से भाग को लेकर उससे बड़ा पादप तैयार करना, नई संतति तैयार करनी। तो पादप के सूक्ष्म भागों जैसे प्रोटोप्लास्ट, कोशिका और उत्तक को लेकर यदि उससे नया पादप तैयार किया जाता है तो उसे अपने कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, अब जिस भाग को हम ले रहे हैं, पादप के जिस भी भाग को अपने ले रहे हैं, उस भाग को कहा जाता है एक्सप्लांट। क्या कहेंगे अपने उसे? एक्सप्लांट। तो हो सकता है परीक्षा में 1 नंबर में ही आ जाए कि एक्सप्लांट किसे कहते हैं। तो पादप का वह भाग जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन हेतु काम में लिया जाता है, संवर्धन माध्यम में जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन हेतु लेंगे, पादप के उस भाग को क्या कहा जाएगा? एक्सप्लांट। यानी अपने यदि प्रोटोप्लास्ट ले लिया है तो प्रोटोप्लास्ट एक क्या है? एक्सप्लांट है। यदि अपने पादप की कोशिका ले ली है तो कोशिका क्या है उसकी? एक्सप्लांट है। यानी एक्सप्लांट पादप का वो भाग है जिसे अपने संवर्धन माध्यम में सूक्ष्म प्रवर्धन हेतु काम में ले रहे हैं। ठीक, तो शब्द ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लांट। अब अपने क्या करेंगे? एक संवर्धन माध्यम तैयार करेंगे। ये मान लो एक संवर्धन माध्यम है। संवर्धन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें किसी जीव को पनपने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, जैसे सभी पोषक तत्व, खनिज, हार्मोन, जो भी चाहिए, सभी चीजें जो पादप को प्रवर्धन हेतु चाहिए, किसी जीव को प्रवर्धन हेतु चाहिए, वो सारी इस माध्यम में मिलेंगी। इसीलिए तो अपने इसे क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम। और संवर्धन माध्यम के लिए ज्यादातर आपने पढ़ा होगा जेल काम में लिया जाता है। एगारो जेल अपने काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एगार एगार नाम का पदार्थ भी संवर्धन हेतु काम में लिया जाता है। सबसे पॉपुलर संवर्धन माध्यम जो है वो एगार एगार का है। ठीक है, जो शैवालों से प्राप्त किया जाता है एगार एगार, वो पोषक पदार्थ संवर्धन माध्यम हेतु सर्वाधिक उपयोगी साबित होता है। और इस संवर्धन माध्यम में पादप हेतु ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि इनका परोह और इनका मूल तंत्र आसानी से और शीघ्रता से विकसित हो सके। करते क्या है, प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले हम इनमें से कोई भी एक एक्सप्लांट ले लेंगे। ये मान लो एक्सप्लांट ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब ये एक्सप्लांट
इस संवर्धन माध्यम में जो जो पोषक पदार्थ हैं इनको ग्रहण करेगा विसरण की क्रिया के माध्यम से, और ग्रहण करते हुए ये बार बार विभाजन करेगा। बार बार विभाजन करने से यहां पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। जैसे जैसे ये बार बार विभाजन करेगा यहां पर क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। हमने सबसे पहले एक कोशिका ली थी, अब कोशिका ने संवर्धन माध्यम से पोषक पदार्थों को प्राप्त किया और एक कोशिकाओं का समूह बना लिया। कोशिकाओं के इस समूह को कहा जाता है कैलस। कोशिकाओं के इस समूह को क्या कहा जाएगा, कैलस। तो ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, कैलस क्या है। कैलस हम परिभाषा यदि बनाएं तो संवर्धन माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं का अविभेदित समूह है। संवर्धन माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं का अविभेदित समूह है कैलस कहलाता है। सबसे पहले हमने कोशिका ली, कोशिका ने पोषक पदार्थ ग्रहण किए, फिर बार बार विभाजन किया और बना लिया कोशिकाओं का एक समूह जिसे अपने कहा है कैलस। अब कैलस बनने के पश्चात अपने डालते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन। तो जैसे ही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन डालेंगे कुछ ही दिनों में ऊपर तो प्ररोह निकल जाएगा और इसके नीचे क्या निकल जाएगी, मूल निकल जाएगी। इसके नीचे क्या निकल जाएगा, मूल तंत्र। तो आप देखो यहां पर ऊपर प्ररोह निकल चुका है, नीचे मूल निकल चुकी है। इसका मतलब ये एक छोटा पादप जैसा तैयार हो चुका है। इस छोटे पादप जैसी संरचना को अपने कहेंगे प्लांटलेट। प्लांटलेट हिंदी में इसको कहा जाता है पादपक। हिंदी में इसको क्या कहेंगे अपने, पादपक। अब संवर्धन माध्यम में ये प्लांटलेट या पादपक तैयार हो चुका है, जो कि हमने किसी प्रोटोप्लास्ट, किसी कोशिका या किसी उत्तक को लेकर तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांटलेट को यहां संवर्धन माध्यम से निकालकर उचित जगह पर इसे उगा देंगे या मनचाही भूमि में इसको उगा दिया जाता है, जहां पर यह प्लांटलेट धीरे धीरे एक नए संतति पादप के रूप में पनप जाएगा। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। यानी हमने पादप के एक छोटे से सूक्ष्म भाग को लिया और उससे नई संतति को प्रवर्धित कर लिया, तो इस विधि को अपने क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब मैं आपको बताता हूं सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ, हम थोड़े से स्थान पर अनेक संततियां तैयार कर सकते हैं। यहां पर तो मैंने आपको एक प्लांटलेट तैयार करके दिखाया है। संवर्धन माध्यम को छोटी सी प्लेट नहीं होती, बड़े बड़े पात्र लिए जाते हैं इसमें, ठीक है, और वहां पर कंडीशन जो होती है वो भी नियंत्रित होती है सारी की सारी। तो एक जो पात्र है उस पात्र में हम सैकड़ों हजारों की संख्या में प्लांटलेट तैयार कर सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ, कम स्थान में अधिक संतति तैयार की जा सकती है, और वो भी कम समय में। समय भी इसमें क्या लगता है, कम समय लगता है। यदि अपने को थोड़ी सी जगह में कम समय में ज्यादा से ज्यादा संततियां चाहिए तो अपने को क्या करवाना चाहिए, सूक्ष्म प्रवर्धन करवाना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो महत्व है वो क्या है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा अपने रोग रहित पादप तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं इसे, रोग रहित पादप इससे तैयार किए जा सकते हैं। आप कहोगे रोग रहित पादप किस प्रकार से तैयार हो जाएंगे, तो हम यहां पर जो प्रोटोप्लास्ट कोशिका या उत्तक लेंगे वो विभज्योतकी क्षेत्र से लेंगे, और खासतौर से शीर्ष विभज्योतक से। यानी प्रोटोप्लास्ट हो, कोशिका हो या उत्तक हो, वो किस क्षेत्र से लिया जाएगा, किसी पादप के शीर्ष विभज्योतकी क्षेत्र से लिया जाएगा। आप जानते हैं कि शीर्ष विभज्योतकी क्षेत्र संक्रमण रहित क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों, शीर्ष विभज्योतकी क्षेत्र संक्रमण रहित क्यों होता है, क्योंकि वो बार बार नया बनता रहता है, ठीक है। शीर्ष विभज्योतकी क्षेत्र यानी विभाजनशील क्षेत्र,
चूंकि वो क्षेत्र विभाजनशील है इसलिए लगातार वो नया बनता रहता है, और नया बनता रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें संक्रमण की संभावना नहीं रहेगी। तो चूंकि अपने एक्सप्लांट जो है वो एक्सप्लांट कहां से ले रहे हैं, शीर्ष विभज्योत की क्षेत्र से ले रहे हैं, इसलिए संक्रमण रहित अपने एक्सप्लांट लिया है तो पादप भी कैसा तैयार होगा, संक्रमण रहित तैयार होगा। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। इसके अलावा यदि कोई नष्ट होने वाली प्रजाति है, अपने को लगता है भी ये पादप नष्ट होने वाले हैं, 150 ही बचे हैं पादप, तो उन पादपों का सूक्ष्म प्रवर्धन करके उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है और उस प्रजाति को नष्ट होने से भी बचाया जा सकता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, प्रजाति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो दूसरी बात आपके समझ में आई, हम प्रजाति को नष्ट होने से बचा सकते हैं। क्लियर? तो ये था सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें कौन सा भाग लिया जाता है, एक्सप्लांट। कैलस क्या चीज होती है, जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी सूक्ष्म प्रवर्धन की, और सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व क्या है, ये आपने देख लिया। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो हम आर्किड जैसे कुछ पादप हैं, आर्किड सूक्ष्म प्रवर्धन जो पॉपुलर रूप से करवाया जाता है, जो आसानी से सर्वाधिक रूप से करवाया जाता है, वो आर्किड के पौधों में करवाया जा सकता है। तो यदि सूक्ष्म प्रवर्धन का एग्जाम्पल देना पड़े कि आप सूक्ष्म प्रवर्धन हेतु कौन सा पादप लेना चाहोगे, तो वो हम ले सकते हैं आर्किड। ठीक है, अब मैं आपको सूक्ष्म प्रवर्धन से संबंधित एक तथ्य और बताता हूं, टोटीपोटेंट। ये शब्द ध्यान रखिएगा, टोटीपोटेंट, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण शक्त। टोटीपोटेंट या पूर्ण शक्तता क्या है, टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता क्या चीज है? किसी ऊतक या कोशिका या किसी अंग में पाए जाने वाली ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो नया पादप तैयार कर सके, नई संतति तैयार कर सके। तो नई संतति तैयार करने की इस क्षमता को ही अपने क्या कहते हैं, टोटीपोटेंटता या पूर्ण शक्तता, टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। तो हम जो एक्सप्लांट लेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन में, वो एक्सप्लांट वही लिया जाएगा जिसमें टोटीपोटेंसी का गुण हो। एक्सप्लांट आप केवल वही लेओगे जिसमें कौन सा गुण हो, टोटीपोटेंसी का गुण हो, यानी वो नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम हो, हम वही एक्सप्लांट लेंगे। तो ये दूसरी विधि भी अपन समाप्त कर चुके हैं। तीसरी विशेष विधि अपने लिए आ रही है अनिषेक बीजता। तीसरी विधि अपने लिए क्या आ रही है, अनिषेक बीजता। यदि इसके नाम का आप समझे विच्छेद करो, इसके नाम को ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, कोई रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल संक्षिप्त यहां पर विवरण है हमारे सिलेबस में। यहां पर देखो, अनिषेक, अनिषेक का मतलब है बिना ही निषेचन के। अनिषेक का मतलब क्या है, बिना निषेचन के। बीजता, बीजता का मतलब है बीज का निर्माण होना, यानी यदि बिना निषेचन के ही बीजांड के किसी क्षेत्र द्वारा बीज का निर्माण होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता कहेंगे। यदि बिना निषेचन के ही बीजांड का कोई भाग या संपूर्ण बीजांड ही आप कह लो बीज का निर्माण करे। अब आप कहोगे कि बिना निषेचन के तो बीजांड होता ही नहीं, बीजांड बीज में बदलता ही नहीं है। आमतौर पर बीजांड बीज में कब बदलता है, निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात ही बीजांड किस में बदलता है, बीज में बदलता है। परंतु यहां पर यदि अपने देखें तो ये विशिष्ट विधियां इसीलिए तो हैं कि ये सामान्य से कुछ हटकर है, इसीलिए तो अपने इसको विशिष्ट बोलते हैं। तो यहां पर यदि बीजांड का कोई भाग
उसकी कोई विशेष कोशिका, या आप कह लो कि संपूर्ण बीजाणु बिना निषेचन के ही यदि बीज का निर्माण करे तो उसको अपने क्या बोलेंगे? अनिषेक बीजता। क्या बोलेंगे इसे? अनिषेक बीजता। चलिए, यदि अपने देखें अनिषेक बीजता को तो ये दो प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि अनिषेक बीजता में कोई बीजांड आवरण या बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका किसमें बदल जाए? बीज में बदल जाए। या ऐसे हो सकता है कि भ्रूणकोश की कोई कोशिका बीज का निर्माण कर ले, तो उसे अपने क्या कहेंगे? इसमें कोई भी बीजांड का कोई भी हिस्सा बीज में बदल सकता है। संपूर्ण बीजांड भी बदल सकता है और बीज का कोई हिस्सा भी बीज में बदल सकता है, लेकिन शर्त क्या है? निषेचन नहीं होगा। तो आप जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा लिख दो। यदि बिना निषेचन के ही बीजांड या बीजांड का कोई भाग बीज में बदल जाए तो इसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। ठीक है। और अनिषेक बीजता में बीज की विशेषता क्या होगी? बीज ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि निषेचन के द्वारा बीज प्राप्त होता है। सेम उसी प्रकार का बीज होगा जो निषेचन से प्राप्त हुआ है। और भ्रूण भी जो होगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा। इस बीज में भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ये खास बात है इसकी। यानी मैं यहां पर इतना कह सकता हूं कि भ्रूण द्विगुणित हो रहा है ना इस बीज में, तो जाहिर सी बात है बीजांड की वो कोशिका जो द्विगुणित है वही किसका निर्माण करेगी? बीज का निर्माण करेगी। तो ये एक अत्यधिक विशेष विधि है जिसमें बिना ही निषेचन के बीज का निर्माण होता है। और खास बात यह है कि इस बीज में पाए जाने वाला भ्रूण एक सामान्य बीज की तरह द्विगुणित ही होता है। तो यहां पर अपने 3 विधियां कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन की। जो विशिष्ट विधियां हैं कौन कौन सी? सबसे पहले अपन ने देखा कायिक परिवर्धन, जिसमें जड़ तना पत्ती के द्वारा संतति का निर्माण होता है और उसका संपूर्ण विस्तार अपने पढ़ चुके हैं पहले लेसन में। फिर अपने देखा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसमें हमने एक्सप्लांट को संवर्धन माध्यम में लेकर उससे नई संतति तैयार की, नए प्लांटलेट तैयार किए और उन प्लांटलेटों को अपने ने किसी भूमि में रोपित किया। तीसरी विधि अपने देखी है अनिषेक बीजता। ये छोटी छोटी विधियां थी। अब हम जो बड़ी विधि करने जा रहे हैं, जो इस पाठ में सबसे ज्यादा महत्व वाली है, वो विधि अपने हैं चौथी जनन की विशिष्ट विधि। और ये चौथी अंतिम विधि है। हमने 4 ही जनन की विशिष्ट विधियां देखी हैं, तो चौथी और अंतिम विशिष्ट विधि कौन सी है? वो है असंग जनन। चौथी और विशिष्ट विधि क्या रहेगी? असंग जनन। और असंग जनन को आपने थोड़ा सा देख लिया था पहले पाठ में। तो असंग जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं असंग जनन को? एपोमिक्सिस। एपो शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एपो शब्द का अर्थ क्या होता है? बिना। और मिक्सिस शब्द का अर्थ होता है मिश्रित। यानी यदि युग्मकों के बिना मिश्रित हुए ही, यदि युग्मकों के बिना मिश्रित हुए ही नई संतति का निर्माण हो जाए या भ्रूण का निर्माण हो जाए तो हम इस घटना को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। हिंदी में भी असंग जनन। यानी यहां पर युग्मक संग संग नहीं आए हैं, इसलिए तो इसको हमने क्या कहा? असंग जनन। परिभाषा यदि इसकी बनाई जाए, ये तो शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, शाब्दिक अर्थ से भी परिभाषा निकलती है, लेकिन यदि इसकी बढ़िया सी परिभाषा बनाई जाए तो आप क्या बनाओगे? जैसे कि हमने पहले पाठ में देखी थी, वे विधियां या वह विधि जो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करती है, ऐसी विधि जो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करती है तथा जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन न हो। यानी 2 कंडीशन है।
एक तो लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन करेगी, यानी प्रभाव वही होंगे या उत्पाद वही बनेंगे जो लैंगिक जनन के थे, परंतु इसमें लैंगिक जनन की तरह अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता। यानी परिभाषा दोबारा बनाए, अपने नए सिरे से यदि परिभाषा बनाए तो लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करने वाली वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन न हो, तो उस विधि को अपने असंजनन कहते हैं। होगी परिभाषा, सिंपल से परिभाषा हो गई। लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करने वाली वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन न हो, तो ऐसी विधि को अपने क्या कहते हैं? असंजनन कहते हैं, यानी एपोमिक्सिस। नाम से पता चल रहा था, एपो यानी बिना, मिक्सिस यानी मिश्रित, जिसमें युग्मक मिश्रित नहीं होते और संतति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसमें न ही युग्मक संलयन होगा, दोनों ही इसमें नहीं होंगे। तो जनन की वह विधि, लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करने वाली ऐसी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता हो और न ही युग्मक संलयन होता हो, ऐसी विधि को अपने कहेंगे असंग जनन। इस असंग जनन के यदि प्रकार देखें तो असंग जनन दो प्रकार का हो सकता है। असंग जनन कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। इसके दो प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो दो प्रकार? पहला है बीजाणुद्भिद असंग जनन। असंग जनन का पहला टाइप कौन सा है? बीजाणुद्भिद। तो दूसरा कौन सा होगा? आप सोचकर देख लो, कौन सा होगा? युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। अब आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि इस असंग जनन को हमने पहले ही पाठ में खत्म क्यों नहीं कर दिया, या विशिष्ट विधियों को पहले ही पाठ में खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो यहां पर आप देखो, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, आप दूसरे और तीसरे पाठ में इनको विस्तार से पढ़ चुके हो कि बीजाणुद्भिद क्या होता है, युग्मकोद्भिद क्या होता है। और युग्मकोद्भिद को तो आपने पूर्ण रूप से देखा है, एक एक चीज इसकी आपने पढ़ी है। युग्मकोद्भिद, और यहां पर खासतौर से कौन सा युग्मकोद्भिद देखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं। नर युग्मकोद्भिद कौन सा होता है? अंकुरित परागकण को अपने क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। और भ्रूणकोश को अपने क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश को क्या बोलेंगे? मादा युग्मकोद्भिद। अब युग्मकोद्भिद होता क्या है? जिसमें ऐसी संरचना जिसमें युग्मकों का निर्माण हो, ऐसी संरचना जिसमें युग्मकों का निर्माण हो, उसे अपने क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद। यानी जहां पर युग्मक का उद्भव होता है, युग्मकोद्भिद। तो असंग जनन, लैंगिक जनन को प्रतिस्थापित करने वाली ऐसी विधि जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता हो और न ही युग्मक संलयन होता हो, तो हम ऐसे प्रकार से संतति बनाएंगे, ऐसे तरीके से भ्रूण बनाएंगे जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और न ही युग्मक संलयन होगा। आप देखते रहिएगा, हम न तो अर्धसूत्री विभाजन करेंगे और न ही युग्मक संलयन करेंगे, फिर भी भ्रूण का निर्माण हम करके दिखाएंगे, और भ्रूण बन गया तो संतति बन गई। असंग जनन कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। सबसे पहले अपने देखते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन। इसके लिए आपको बीजांड की स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मैं छोटा सा बीजांड यहां पर बनाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। संरचना मैं छोटी बनाऊंगा क्योंकि मेरे को बीजांड नहीं समझाना, मेरे को क्या समझाना है? असंग जनन।
याद है आपको सारी स्ट्रक्चर? आपने अच्छी तरह से बार बार बनाई होगी इसको, और बार बार बनाई तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक चित्र को आप यदि कम से कम 20 बार बनाओगे, वो भी अलग अलग समय पर बनाओगे, बिना देखे बनाओगे, तब वो चित्र कंठस्थ होगा। आपको एक दो बार बनाते ही ऐसे लगता होगा कि बस इस चित्र में क्या है, मैं बना दूंगा, लेकिन जब परीक्षा में बनाने बैठते हैं या इसकी जरूरत पड़ती है, तब वहां पर वो कामयाबी हमें नहीं मिल पाती। इसलिए आप बार बार अभ्यास कीजिए। अभ्यास का बायोलॉजी में कोई तोड़ नहीं। यदि अभ्यास करोगे तो आप बायोलॉजी में 100 में से 100 नंबर ले सकते हो। बस मूल्य किसका चुकाना पड़ेगा? अभ्यास का। अब देखो, ये है भ्रूणकोश। ये क्या है? भ्रूणकोश। दिख रहा आपको? भ्रूणकोश है। अब भ्रूणकोश को अपने कहते हैं युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। आप इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो। इसके अलावा बीजांड की कोई भी स्ट्रक्चर जो है, चाहे अध्यावरण हो, चाहे बीजांडकाय हो, कोई भी हो, भ्रूणकोश के अलावा, क्योंकि भ्रूणकोश तो क्या हो जाएगा? युग्मकोद्भिद हो जाएगा। भ्रूणकोश के बाहर की कोई भी कोशिका, चाहे वो बीजांडकाय की कोशिका हो या अध्यावरणों की कोशिका हो, चाहे निभाग की कोशिका हो, कहीं की भी कोशिका हो, बस होनी कहां चाहिए? भ्रूणकोश के बाहर की होनी चाहिए। यदि भ्रूण का निर्माण करे तो उसे अपने क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन कहेंगे। तो बन गई परिभाषा, दिमाग में क्लियर? बस इतना होना चाहिए, बीजाणुद्भिद असंजनन। असंजनन को भूल जाओ, यानी इतना समझो कि इससे भ्रूण का निर्माण होगा। कहां से होगा भ्रूण का निर्माण? बीजाणुद्भिद से। तो यदि बीजांडकाय या बीजांड आवरण यदि बीजांड की बीजांडकाय या बीजांड आवरण की कोई कोशिका बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन बोलेंगे। उसे अपने क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन बोलेंगे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो बीजांडकाय है या अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, ये कितने गुणित हैं? एक गुणित या द्विगुणित? सोच लिया? उत्तर आपका आ गया होगा। ये कैसी है? द्विगुणित। क्यों? क्योंकि अभी तक इनमें कोई अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं, तो कैसी रहेंगी? ये द्विगुणित रहेंगी। लेकिन भ्रूणकोश, इसका निर्माण तो आपने पढ़ा है, भ्रूणकोश का परिवर्धन आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा था वहां पर कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। उनमें से 3 नष्ट हो गए थे, एक बचा था, और वो एक बचा था वो किस में बदला था? भ्रूणकोश में। यानी पूरे बीजांड में केवल यही क्या है? अगुणित है। बाकी इसके बाहर की कोशिकाएं, यानी बीजांडकाय की कोशिकाएं और बीजांड आवरण की कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित हैं। और ये अब किस में बदल रही है? भ्रूण में बदल रही है। तो भ्रूण में बदल रही है तो भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित। कैसा भ्रूण होगा? द्विगुणित भ्रूण होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीजाणुद्भिद असंजनन क्या है? बीजांड के भ्रूणकोश को छोड़कर इसके बाहर की कोई भी कोशिकाएं, जैसे बीजांडकाय की कोशिका या बीजांड आवरण की कोशिका, यदि भ्रूण का निर्माण करे तो इस प्रकार के असंजनन को अपने बीजाणुद्भिद असंजनन बोलते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर युग्मक संलयन हुआ है क्या? कोई युग्मक बने हैं क्या भ्रूण निर्माण के लिए? नहीं बने ना। अर्धसूत्री विभाजन हुआ है क्या? नहीं हुआ। सीधी बीजांडकाय की कोई एक कोशिका थी, बड़ी होने लगी, विभाजन करने लगी सीधे समसूत्री, और विभाजन करते करते उसने किसका निर्माण कर लिया? भ्रूण का निर्माण कर लिया। बीजांडकाय की कोई सामान्य सी कोशिका थी, द्विगुणित कोशिका थी, उसने भ्रूण बना लिया। तो यहां पर असंजनन हुआ कि नहीं हुआ? न तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, न ही
युग्मक संलयन हुआ, सीधी कोई कोशिका थी भ्रूण का निर्माण कर रही है, और कर भी कौन से क्षेत्र की रही है, बीजाणुद्भिद क्षेत्र की कर रही है। अब ये क्षेत्र देखो, ये क्षेत्र क्या है, युग्मकोद्भिद क्षेत्र है। भ्रूणकोश का क्षेत्र कैसा है, युग्मकोद्भिद। तो बाहर का क्षेत्र कैसा है, बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद क्षेत्र यानी बीजांडकाय और बीजांड आवरण की कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, बीजाणुद्भिद असंजनन बोलेंगे। क्लियर, दिमाग में बैठा लेना इसको। मिटाना नहीं चाहिए था, अब दोबारा भी काम में आएगा, ये गलत मिटा दिया इसको मैंने। चलो दोबारा बना लेते हैं, अपने को कोई टाइम थोड़ी लगता, 30 सेकंड लगते हैं मेरे को तो बनाते हुए। आप भी अभ्यास करोगे तो आप तो मेरे से फास्ट बनाओगे, 20 सेकंड में ही आप बना सकते हो इसको। समय क्या लगना है, बस बार बार अभ्यास होना चाहिए, तो कोई समय नहीं लगेगा। समय लगता है सोचने में, भी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आप परीक्षा में पूछते रहते हो कि सर ये चित्र बनाना कि नहीं बनाना, कभी नहीं पूछना, क्योंकि चित्र हमेशा बायोलॉजी में बनाने ही होते हैं। जितने ज्यादा चित्र बनाओगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। यदि 1 नंबर का भी क्वेश्चन आया है, आप उसमें चित्र बना दो। कितना टाइम लगता है, आप सोच रहे हो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इतनी देर में तो बन ही जाएगा, कोई समय लगता है। बस ये बन गया, बीजांड तैयार हो गया। दूसरा टाइप अपने कौन सा देखा था, असंजनन के 2 टाइप थे, बीजाणुद्भिद असंजनन, और दूसरा टाइप कौन सा है, युग्मकोद्भिद असंजनन। दूसरा टाइप कौन सा है, युग्मकोद्भिद असंजनन। अब तो आप कर ही दोगे, आपको यह पता है कि बीजाणुद्भिद असंजनन कौन सा है, तो आपको यह तो पता चल गया युग्मकोद्भिद असंजनन कौन सा होगा, जस्ट उसके विपरीत। अब युग्मकोद्भिद होता क्या है ये पता होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता चलेगा कि युग्मकोद्भिद क्या होता है, तब आप नहीं कर सकते। यानी यदि आपको 4th लेसन अच्छी तरह से कंसेप्ट सारे दिमाग में बैठाने, यदि 4th लेसन का आप रट्टा लगाने की कोशिश करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एक पढ़ोगे ठीक है, दूसरा पढ़ोगे ठीक, लेकिन तीसरा जब पढ़ने जाओगे तो सारा घोच पोच हो जाएगा। इसलिए यदि चौथा लेसन आपको क्लियर करना है तो आपको शुरू के 3 लेसन के एक एक बातें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट, उनमें बेसिक बातें क्या हो रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए। समझ में आई बात। युग्मकोद्भिद असंजनन ये क्या होता है। अब युग्मकोद्भिद क्या होता है मैं बता रहा था। युग्मकोद्भिद यानी ऐसी संरचना जिसमें युग्मक का निर्माण हो, युग्मकोद्भिद कहलाती है। ठीक है, यानी जहां पर युग्मक का उद्भव होता है, युग्मक का निर्माण होता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद। तो भ्रूणकोश आपको पता है ये क्षेत्र किसका है, भ्रूणकोश का है। ये लीजिए, ये है भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश को अपने क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो आप बता सकते हो युग्मकोद्भिद असंजनन क्या होता है। यदि युग्मकोद्भिद की कोई कोशिका, भ्रूणकोश की कोई कोशिका, यदि भ्रूणकोश की कोई कोशिका यानी युग्मकोद्भिद की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण कर ले तो उसको अपने क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन। अब यहां पर निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है, ये भ्रूणकोश कैसे बना है, अर्धसूत्री विभाजन से। सीधी सी बात है, कैसे बना है, अर्धसूत्री विभाजन से ये बना है। सीधी है ना। पता है आपको भ्रूणकोश कैसे बनता है, एक गुरु बीजाणु से, और गुरु बीजाणु कैसे बना, मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। अब यहां पर असंजनन की एक शर्त की पालना हो रही है, लेकिन दोनों शर्तों की तो पालना नहीं हो रही ना। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन तो हो चुका है, लेकिन युग्मक संलयन फिर भी नहीं होगा। सामान्य लैंगिक जनन होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और युग्मक संलयन भी होता है, लेकिन यहां पर अर्धसूत्री विभाजन तो होगा जो कि भ्रूणकोश बनने के लिए हुआ है। यहां पर ये भ्रूणकोश या युग्मकोद्भिद कैसा है, अगुणित है। क्यों, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन दूसरी शर्त यहां पर लागू नहीं हो रही है लैंगिक जनन की, युग्मक संलयन यहां पर नहीं होता।
तो यदि युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश की कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण करे तो उसे अपने क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद असंजनन बोलेंगे। भ्रूणकोश में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रतिव्यासांत होती है कि नहीं होती? 3 प्रतिव्यासांत अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। सहायक सेल होती है कि नहीं होती? कितनी होती है? 2 सहायक सेल होती हैं, ये भी अगुणित होती हैं। ठीक है, हाँ, ये जरूर द्विगुणित होता है, लेकिन ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। तो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, और आप इंपॉर्टेंट को तो भूल ही गए, अंड सेल, जिसको हम कहते हैं मादा युग्मक, यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लें तो इसे अपने क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद असंजनन बोलेंगे। अब युग्मकोद्भिद असंजनन को हम फिर से 2 टाइप में बांट सकते हैं। पहला टाइप होता है अनिषेक जनन। पहला टाइप क्या होता है? अनिषेक जनन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। क्या कहा जाता है इसे? सॉरी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस का अध्ययन जो सबसे पहले किया था वो जॉर्ज जेनसन ने किया था। वैज्ञानिक कौन है? जॉर्ज जेनसन। जॉर्ज जेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अनिषेक जनन का अध्ययन किया। आपको बता दें, ये अनिषेक जनन पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। जंतुओं में जो मधुमक्खियां होती हैं, उन मधुमक्खियों में विशेष तौर से अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन नाम से स्पष्ट हो रही परिभाषा। यदि संतति या भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो, यदि संतति या भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। परिभाषा क्लियर है अनिषेक जनन की? यदि संतति या भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो तो इसे क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। अध्ययन किसने किया? सबसे पहले जॉर्ज जेनसन ने किया। अब इस भ्रूण के निर्माण में कौन भाग लेगी? अंड कोशिका। कौन भाग लेगी? अंड कोशिका। यानी अनिषेक जनन किसके द्वारा संपन्न होता है? अंड सेल के द्वारा, एग सेल के द्वारा संपन्न होता है। एग सेल कैसी होती है? अगुणित होती है। यदि युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश की अंड कोशिका संतति का निर्माण कर ले या भ्रूण का निर्माण कर ले, तब इसे अपने क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे। युग्मकोद्भिद असंजनन का दूसरा टाइप जो है, इसे कै टाइप मान लो, और ख टाइप जो है उसे बोलते हैं अपयुग्मन। अपयुग्मन को अंग्रेजी में बोलेंगे एपोगेमी। एपोगेमी यानी अपयुग्मन। अपयुग्मन यानी भ्रूणकोश की एग सेल को छोड़कर उसके अलावा अन्य कोई कोशिका, एग सेल को छोड़कर अन्य कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण करे तो उसे अपने क्या बोलेंगे? अपयुग्मन बोलेंगे। यानी यदि इन सेल के द्वारा, इन दोनों सेलों के द्वारा, प्रतिव्यासांत या सहायक सेल के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तब उसको अपने क्या बोलेंगे? एपोगेमी यानी अपयुग्मन बोलेंगे। ये भी कैसी हैं? अगुणित हैं। यदि इनके द्वारा, प्रतिव्यासांत और सहायक सेल के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता हो तब उसे आप क्या बोलोगे? अपयुग्मन। और अंड सेल के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तब उसे अपने क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे। दोबारा सुनो, युग्मकोद्भिद असंजनन क्या होता है? यदि
बीजांड के भ्रूणकोश, जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, कि कोई भी कोशिका बिना निषेचन के यदि भ्रूण का निर्माण करे तो इसे युग्मकोद्भिद असंजनन कहते हैं। हालांकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन युग्मक संलयन यहां नहीं होता। युग्मकोद्भिद असंजनन को दो टाइप में बांटा जा सकता है, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस, जिसका अध्ययन किया था जोर्जेंसन ने। इन्होंने बताया कि यदि भ्रूणकोश की एग सेल बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले, तब इसको अपने क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद असंजनन, तब इसे अपने क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन बोलेंगे। यदि एग सेल किस में बदल रही है, भ्रूण में बदल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन कहलाएगा। लेकिन यदि भ्रूणकोश की प्रतिव्यसान तो सहायक कोशिकाएं यानी एग सेल को छोड़कर अन्य कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण कर रही है, तब आप उसे क्या बोलोगे, अपयुग्मन बोलोगे। तो अनिषेक जनन या अपयुग्मन। क्लियर है? खास बात, युग्मकोद्भिद असंजनन से प्राप्त संतति कैसी होगी, प्राप्त संतति या संतति को आप क्या बोल सकते हो, भ्रूण कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित। आपने पढ़ा बीजाणुद्भिद असंजनन से प्राप्त संतति कैसी होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि वहां पर न तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और वहां पर न ही युग्मक संलयन हुआ था। इसलिए बीजाणुद्भिद असंजनन से प्राप्त संतति द्विगुणित होती है और युग्मकोद्भिद जनन से प्राप्त संतति कैसी होती है, युग्मकोद्भिद असंजनन से प्राप्त संतति अगुणित होती है। आप ध्यान रखोगे, एक नंबर में ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं कि युग्मकोद्भिद असंजनन से प्राप्त संतति कैसी होगी, अगुणित। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। आप सोचो युग्मकोद्भिद कैसा होता है, सारा सारा अगुणित। युग्मकोद्भिद खुद कैसा है, अगुणित, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ है यहां पर, लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता। तो ये युग्मकोद्भिद की यदि कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण कर रही है तो भ्रूण कैसा होगा, अगुणित। अब देख लो आप, मादा युग्मक यदि भ्रूण का निर्माण कर रहा है, मादा युग्मक खुद कैसा है, अगुणित। तो यहाँ जो अनिषेक जनन के द्वारा जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा, अगुणित। प्रतिव्यसान और सहायक सेल भी कैसी होती हैं, अगुणित होती हैं। और यदि ये भ्रूण बना ले तब कैसा होगा, अपयुग्मन होगा। और अपयुग्मन से भी भ्रूण कैसा प्राप्त होता है, अगुणित ही प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नींबू और आम के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। बीजाणुद्भिद असंजनन किस में होगा, बीजाणुद्भिद असंजनन आम और नींबू में होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जब बहुभ्रूणता पढ़ोगे तब आपको ये दोबारा बताया जाएगा कि सिट्रस फूल जो है उस सिट्रस फूल में बहुभ्रूणता पाई जाती है और उस बहुभ्रूणता के अंतर्गत क्या होता है, उसके बीजाणुद्भिद कोशिका भ्रूण में बदलती है। तो आपने यहां असंजनन देखा, क्या होता है असंजनन, और असंजनन की आपने दो विधियां देखी, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद क्या होता है, क्यों होता है, ये आपने पढ़ लिया। युग्मकोद्भिद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उससे प्राप्त भ्रूण कैसे होंगे, ये आपने पढ़ लिए। अब आपको मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, नाम लेता हूं पंचानन महेश्वरी। भ्रूण विज्ञान में इनका काफी ज्यादा योगदान है। पंचानन महेश्वरी भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक हैं ये, पंचानन महेश्वरी। इन पंचानन महेश्वरी ने युग्मकोद्भिद असंजनन के जो दो टाइप हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन के जो दो टाइप हैं, कौन कौन से, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, इनको इन्होंने अनावर्ती असंजनन कहा। क्या कहा इन्होंने, इन दोनों को अनावर्ती असंजनन कहा। क्यों, क्योंकि इससे प्राप्त भ्रूण कैसा होगा, अगुणित होगा। और वो अगुणित भ्रूण आगे चलकर
नई संतति उत्पन्न करने में असक्षम होता है, उससे आगे और संततियां उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, और संततियां और भ्रूण उससे नहीं बन सकते, इसलिए इन्होंने इस असंग जनन को क्या कहा? अनावर्ती। अब देख लो, अनिषेक जनन है या अपयुग्मन है? अनिषेक जनन या अपयुग्मन, दोनों से भ्रूण कैसा प्राप्त हुआ? अगुणित प्राप्त हुआ, अगुणित भ्रूण प्राप्त हुआ इन दोनों से। अब ये अगुणित भ्रूण आगे चलकर नई संतति का निर्माण, एक बार तो संतति बनाएगा ही, लेकिन आगे पीढ़ी नहीं चला सकता, ये आगे इसकी और ज्यादा पीढ़ियां नहीं आएगी, ये खुद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसकी आगे की और संततियां नहीं बनेंगी, इसके पुत्र नहीं बनेंगे, इसकी संतानें नहीं बनेंगी, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा? अनावर्ती असंजनन कहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक पंचानन महेश्वरी ने और अपयुग्मन को सम्मिलित रूप से क्या कहा है? अनावर्ती असंजनन कहा है। क्या कहा है इसको? अनिषेक जनन और अपयुग्मन को अनावर्ती असंजनन। इन्होंने एक दूसरा टाइप भी सुझाया, पुनरावर्ती। अभी अभी आपने असंजनन के दो टाइप देखे थे, कौन से? बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। ये टाइप किस आधार पर थे? कि बीजांड के कौन से क्षेत्र की कोशिका भ्रूण का निर्माण कर रही है, उस आधार पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। लेकिन पंचानन महेश्वरी ने असंजनन को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन से? अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन तो क्या है? ये दोनों, यानी युग्मकोद्भिद असंजनन जो है उसको आप क्या कहोगे? अनावर्ती असंजनन। क्लियर? शेष रह गया दूसरा अपना पुनरावर्ती असंजनन। तो ले चलता हूं आपको अब मैं पुनरावर्ती असंजनन की ओर। पुनरावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन। पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अनावर्ती को हमने अनावर्ती क्यों कहा था? क्योंकि वहां पर भ्रूण अगुणित था, जो कि आगे चलकर नई पीढ़ियों को उत्पन्न नहीं कर सकता था। तो जाहिर सी बात है, पुनरावर्ती असंजनन में जो भ्रूण प्राप्त होगा वो एक सामान्य भ्रूण होगा और द्विगुणित भ्रूण होगा। कैसा भ्रूण होगा? द्विगुणित भ्रूण प्राप्त होगा आपको। पुनरावर्ती असंजनन के अंतर्गत भ्रूण जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है? द्विगुणित प्राप्त होता है। और चूंकि ये द्विगुणित होगा इसलिए आगे से आगे नई नई पीढ़ियां बना सकेगा ये। अतः इसे हमने क्या बोलेंगे, या पंचानन महेश्वरी ने इसे क्या कहा? पुनरावर्ती असंजनन। अब होता क्या है इस पुनरावर्ती असंजनन में? क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया रहती है, ये आप देख लीजिए। ये मान लो बीजांड है, ये बीजांड काय हो गया। ठीक है, बीजांड काय जब अपरिपक्व होता है तो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मर्दूतकी होती हैं। शुरुआत में जब भ्रूणकोश का निर्माण नहीं होता तब सारी की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? मर्दूतकी होती हैं। ठीक है, आप भ्रूणकोश का परिवर्धन पढ़ चुके हो। भ्रूणकोश का परिवर्धन कैसे होता है कि इस बीजांडकाय की कोशिका में सबसे पहले कोई कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, प्रप्रसूतक कोशिका बना लेगी, फिर और वृद्धि करेगी, प्रप्रसूतक कोशिका से वो गुरु बीजाणु जन कोशिका बना लेगी, फिर वो गुरु बीजाणु जन कोशिका और वृद्धि करके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना लेगी, फिर उस मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहां गड़बड़ होगी। इस पुनरावर्ती असंजनन में बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश का निर्माण होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनेंगे और वो गुरु बीजाणु किस में बदल जाएंगे? भ्रूण कोश में बदल जाएंगे। तो पुनरावर्ती असंजनन में पहली खास बात क्या आ गई? भ्रूण द्विगुणित होता है। दूसरी खास बात क्या आ गई? अर्धसूत्री
विभाजन, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश बनता है। दूसरी खास बात क्या है पुनरावर्ती असंजनन की? बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश बनेगा। ठीक है, अब भ्रूणकोश दो जगह से बन सकता है। भ्रूणकोश का निर्माण है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के दो जगह से हो सकता है। कौन कौन सी है वो दो जगह? पहला, यहां जो प्रप्रसूतक कोशिका बनने वाली है वो प्रप्रसूतक कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश का निर्माण कर दे। आमतौर पर तो प्रप्रसूतक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से भ्रूणकोश बनाती है, परंतु यदि प्रप्रसूतक कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश का निर्माण कर दे तब उसे हम क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता। क्या कहेंगे उसे? जनन अपबीजाणुता कहेंगे। क्लियर है? यदि बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही, यदि बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बीजांडकाय की प्रप्रसूतक कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर दे तब उसे आप क्या कहोगे? भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है तब आप उसे क्या कहोगे? जनन अपबीजाणुता कहोगे। और यहां जो जनन अपबीजाणुता से भ्रूणकोश बनेगा, इस भ्रूणकोश की कोई सेल किसका निर्माण कर लेगी? भ्रूण का निर्माण कर लेगी। यानी यहां पर भ्रूण तो भ्रूणकोश से ही बनेगा। भ्रूण किससे बनेगा? भ्रूणकोश से ही। परंतु मेन मुद्दा यह है कि भ्रूणकोश कौन बनाएगा, और वो भी बिना अर्धसूत्री विभाजन की। यदि वो प्रप्रसूतक कोशिका बना रही है, यदि बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रप्रसूतक कोशिका भ्रूणकोश बना रही है और उससे फिर आगे भ्रूण बन रहा है, तो इस प्रकार के पुनरावर्ती असंजनन को अपने क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता। दूसरे प्रकार की अपबीजाणुता होती है युग्मन अपबीजाणुता। दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? युग्मन अपबीजाणुता। यदि बीजांड द्वार की कोई कोशिकाएं, यदि अब देखो बीजांडकाय से बाहर चले गए अपने, यानी प्रप्रसूतक कोशिका को छोड़ दो, प्रप्रसूतक कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका या बीजांड द्वार की कोई कोशिकाएं भ्रूणकोश का निर्माण करें। कहां की कोशिकाएं? यहां पर तो भ्रूणकोश कौन बना रहा था? प्रप्रसूतक। कौन बना रहा था यहां पर? तो प्रप्रसूतक। लेकिन युग्मन अपबीजाणुता में बीजांड द्वार की कोई कोशिका है, बीजांड द्वार की कोई सेल है, वो सेल किसका निर्माण कर रही है? भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? भ्रूणकोश का। और फिर ये भ्रूणकोश किसका निर्माण कर रहा है? भ्रूण का निर्माण कर रहा है। इसकी सेल किसका निर्माण करेगी? भ्रूणकोश की, भ्रूण का। तो मुख्य मुद्दा क्या है? हम पुनरावर्ती असंजनन को दो टाइप में बांट सकते हैं, जनन अपबीजाणुता और युग्मनज अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता किसे कहेंगे? यदि बनने वाला भ्रूणकोश प्रप्रसूतक कोशिका से बने, यदि प्रप्रसूतक कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है, वो भी बिना अर्धसूत्री विभाजन के, और वो भ्रूणकोश आगे चलकर भ्रूण बना रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता कहेंगे। युग्मनज अपबीजाणुता किसे कहोगे आप? युग्मन अपबीजाणुता किसे कहोगे? बीजांड द्वार की कोई कोशिका, यानी प्रप्रसूतक के अलावा बीजांड द्वार की कोई कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है और फिर इस भ्रूणकोश से क्या बन रहा है? भ्रूण बन रहा है, तब इसे आप क्या कहोगे? युग्मन अपबीजाणुता। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ी देर पहले हमने बीजांड द्वार की कोई कोशिका यदि भ्रूण का निर्माण कर रही है तब उसे हम क्या कर रहे थे? बीजाणुद्विद असंजनन। लेकिन ध्यान रहे, यहां बीजांड द्वार की कोशिकाएं भ्रूणकोश बना रही हैं
और बीजाणुविद असंजनन में क्या कर रही थी, डायरेक्ट भ्रूण बना रही थी, भ्रूण कोश नहीं बना रही थी। वहां पर बीजांड द्वार की कोई कोशिका यदि डायरेक्ट भ्रूण का निर्माण कर रही है तब उसे अपन कहते हैं बीजाणुविद असंजनन। लेकिन यदि बीजांड द्वार की कोशिकाएं भ्रूण कोश बना रही है और फिर उस भ्रूण कोश से भ्रूण बन रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, युग्मन अपबीजाणुता। यानी पुनरावर्ती असंजनन जो है इसमें भ्रूण किसकी कोशिकाओं से बनेगा, भ्रूण कोश की कोशिकाओं से। लेकिन असल मुद्दा क्या है, भ्रूण कोश कौन बना रही है। यदि प्रप्रसूतक कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बना रही है तब उसे अपने क्या कहेंगे, जनन अपबीजाणुता। ठीक है। लेकिन यदि भ्रूण कोश का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजांड द्वार की सेल से हो रहा है तब उसे अपने क्या कहेंगे, युग्मन अपबीजाणुता कहेंगे। अब चूंकि यहां पर भ्रूणकोश में भ्रूणकोश के निर्माण हेतु अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, इसलिए भ्रूणकोश की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। और भ्रूणकोश की सारी कोशिकाएं यदि द्विगुणित होंगी तो उन द्विगुणित कोशिकाओं से बनने वाला भ्रूणकोश भी कैसा होगा, बनने वाला भ्रूण भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो यहां पर जो भ्रूण बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, द्विगुणित बनेंगे। तो पंचानन महेश्वरी ने असंजनन के दो टाइप बताए हैं, कौन कौन से, अनावर्ती और पुनरावर्ती। अनावर्ती तो वही है अनिषेक जनन और अपयुग्मन, ठीक है, जो कि हमने युग्मकोद्भिद असंजनन के दो टाइप के अंतर्गत पढ़े थे। पुनरावर्ती असंजनन क्या है, अनावर्ती असंजनन में क्या हो रहा था, भ्रूण अगुणित बन रहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद दूसरा टाइप बताया इन्होंने, पुनरावर्ती असंजनन। तो पुनरावर्ती असंजनन में बनने वाला भ्रूण कैसा होता है, द्विगुणित, और बिना अर्धसूत्री विभाजन के इसमें भ्रूणकोश बनता है और फिर उस भ्रूणकोश से, द्विगुणित भ्रूणकोश से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण। पुनरावर्ती असंजनन को हमने फिर से दो टाइप में बांट दिया, जनन अपबीजाणुता और युग्मन अपबीजाणुता। यदि जनन अपबीजाणुता है तो उसमें भ्रूणकोश कौन बनाएगा, प्रप्रसूतक सेल, और यदि युग्मन अपबीजाणुता है तो इसका भ्रूणकोश का निर्माण कौन करेगा, बीजांड द्वार की कोशिका। यहां हम चौथे पाठ का 75% कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चौथे पाठ में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, जनन की विशिष्ट विधियां कंप्लीट कर ली है। 4 विधियां हमने कंप्लीट की हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, जो कि आप पहले पाठ में पढ़ चुके हो, जिसमें कायिक भाग जड़ तनापत्ति जनन में भाग लेते हैं। दूसरा अपने पढ़ा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसमें अपने किसी पादप का प्लांटलेट लेकर उससे क्या तैयार करते हैं, नया पादप तैयार करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन आप पढ़ चुके हो। इसके बाद आपने तीसरा पढ़ा अनिषेक बीजता, वो कंप्लीट हो गया। फिर अपन ने शुरू किया असंजनन, पढ़ लिया। असंजनन क्या होता है हमने देखा, उसके दो टाइप देखे, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। यदि आप इनके नामों को समझते हो कि बीजाणुद्भिद क्या होता है, युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो असंजनन बता सकते हो। युग्मकोद्भिद असंजनन फिर से दो टाइप का था, कौन सा, अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस, जिसका अध्ययन जॉर्ज जेनसन ने किया था, और दूसरा टाइप था अपयुग्मन, ठीक है। और इन दोनों टाइप को इन दोनों टाइप कौन कौन से, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, इन दोनों को पंचानन महेश्वरी ने कहा था अनावर्ती अनिषेक जनन। फिर हमने अनावर्ती अनिषेक जनन के बाद पुनरावर्ती अनिषेक जनन पढ़ा है, जिसमें भ्रूण द्विगुणित होता है और बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश बनता है। इसके फिर से दो टाइप थे, जनन अपबीजाणुता और युग्मन अपबीजाणुता। हमने देखा कि अनावर्ती असंजनन से प्राप्त भ्रूण अगुणित, जबकि पुनरावर्ती असंजनन से प्राप्त भ्रूण द्विगुणित होता है। तो अब इसमें चारों के पढ़ने के पश्चात मैं एक टॉपिक बताना भूल गया, आपको एक चीज के बारे में बताना भूल गया कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। हमने कहां पर पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट, सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में अपन ने पढ़ा
कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। ये पादप की कोई सामान्य कोशिका है। जानते हो आप सामान्य कोशिका? बाहर की ओर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, इसके अंदर इसके विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। देखें आपने सारे कोशिकांग, ये रिक्तिका है, ऐसे पादप कोशिका आपने देखी है। लेकिन यदि इस पादप कोशिका में से हम कोशिका भित्ति को हटा दें, ये पादप कोशिका सामान्य पादप कोशिका है, यदि हम सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा इस कोशिका भित्ति को हटा दें तो शेष जो बचेगा उसको कहा जाएगा प्रोटोप्लास्ट। शेष को क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। यानी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जीव द्रव्य प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये पादप कोशिका में ही इसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं अपने। यानी ऐसी पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति रहित हो, या आप दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हो, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जीव द्रव्य क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो इसी के साथ जनन की चारों विशिष्ट विधियां कंप्लीट हुई। अपना अंतिम टॉपिक जो है बहुभ्रूणता, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।